वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक नए चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 4 लेजिस्लेटिव, ये क्लास 11th के लिए है, पॉलिटिकल साइंस। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 3 चुनाव एवं प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन देख लिया था। और आज हम बात करेंगे लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव, यानी कि जिसको आप विधायिका बोलते हो, इसकी बात करेंगे। ठीक है। पिछले अध्यायों में हमने देखा था कि हम चुनाव किसी न किसी का करते हैं जो हमारा प्रतिनिधि करता है या हमारा प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। तो आखिर ये जिन हम प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं, यही प्रतिनिधि क्या है, कलेक्टिव रूप से क्या है, विधायिका कहलाते हैं। ठीक है। अगर 543 प्रतिनिधि हमने चुना लोकसभा के चुनाव में, जैसा कि हमारे देश में 543 सीटें हैं, तो ये 543 प्रतिनिधि क्या है, कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे विधायिका में। ये विधायिका के सदस्य होंगे। अर्थात क्या हुआ, विधायिका जनता द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। अर्थात जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं वोट डालकर, वो सारे प्रतिनिधि क्या है, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और इसी प्रतिनिधियों के समूह को क्या है, विधायिका बोलते हैं, जिसको भारत में इस विधायिका को संसद भी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं। अमेरिका में इसी विधायिका को कांग्रेस बोलते हैं और ब्रिटेन में भी इस विधायिका को पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है। तो इस अध्याय में देखिए हम क्या क्या बात करेंगे। हम देखेंगे कि निर्वाचित विधायकों का कामकाज क्या है। ठीक है। या विधायिका का कामकाज क्या है, लोकतंत्र के लिए इसकी आवश्यकता क्या है। ठीक है। भारत की संसद और राज्य की विधानसभाओं की संरचना, कार्य एवं महत्व पर क्या है, एक तरह से इस पूरे अध्याय में आपको मिलेगा। यानी जो राज्यों की विधायिका होती है उसे विधानमंडल बोलते हैं। ठीक है। और जो केंद्र की विधायिका होती है उसे संसद बोलते हैं। तो इनके कार्यों की, शक्तियों की, महत्व की हम चर्चा करेंगे। आवश्यकता क्या है विधायिका की और विधायिकाओं का कामकाज क्या है। तो बेसिकली आज के अध्याय को या आज के हम वीडियो को अगर सुनेंगे तो क्या क्या सीखेंगे। हम यह सीखेंगे कि संसद क्या है, विधायिका क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, और संसद के दो सदन जो लोकसभा और राज्यसभा है, द्विसदनात्मक व्यवस्था जो हमारे देश में संसद की है, लोकसभा और राज्यसभा, इसको अलग अलग इसके संरचना को देखेंगे, गठन को देखेंगे। ठीक है। और ओवरऑल हम संसद के कार्यों और शक्तियों को भी देखेंगे और यह भी देखेंगे कि एक सदनात्मक संसद या द्विसदनात्मक संसद के होने या ना होने का क्या महत्व है। ठीक है। इसके पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं। अगर कोई देश कहता है या कोई अगर उस देश की लोकतांत्रिक राजनीति कहती है कि द्विसदनात्मक संसद होना चाहिए, तो क्या उसके फायदे हैं। ठीक है। और द्विसदनात्मक संसद को बनाने के पीछे किस प्रकार के सिद्धांत काम करते हैं, इन सब बिंदुओं को हम क्या है इस अध्याय में, आज के वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। और आगे के अध्यायों में हम ये भी देखेंगे संसद किस प्रकार से कार्यपालिका या जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है उस पर नियंत्रण कैसे रखती है और संसद स्वयं पर भी कैसे नियंत्रण रखती है। ठीक है। और पर्टिकुलर हम लोकसभा और राज्यसभा के भी अलग अलग कार्यों को देखेंगे और उनके बीच अंतर करेंगे। ठीक है। कि लोकसभा ज़्यादा ताकतवर है या राज्यसभा ताकतवर है, और इन दोनों सदनों के पास कैसी कैसी शक्तियां हैं, वो किन किन मुद्दों पर या किन किन शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं, इन सब बिंदुओं को हम देखने का प्रयास करेंगे। अब मुख्य प्रश्न यही आता है कि हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि संसद
कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। अर्थात देश में या एक लोकतांत्रिक शासन प्रशासन में जो भी कानून बनाए जाते हैं वह संसद द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो कानून बनाने के लिए चूंकि एकमात्र सर्वोच्च संस्था है तो इसलिए हमें संसद की आवश्यकता है। संसद में आप वाद विवाद देखते होगे, विरोध देखते होगे, समर्थन देखते होगे, सरोकार देखते होगे, सहयोग देखते होगे। किसी किसी मुद्दे पर दल आपस में सहयोग करते हैं, किसी किसी मुद्दे पर दल विरोध करते हैं, बहिर्गमन यानी बाइकॉट भी करते हैं, संसद छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की गतिविधियां आप देखते होगे। और हमारे देश की राजनीति में तो कुर्सी तोड़, माइक तोड़ बहस भी होती है। तो ये सारी गतिविधियां क्या है, संसद को जीवंत बनाए रखती हैं और लगता है कि हाँ, मुद्दों पर बहस हो रही है और संजीदगी से क्या है, हम मुद्दों के प्रति, नीतियों के प्रति सजग दिखाई देते हैं। ठीक है, और दूसरा देखें तो संसद क्या है, जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनका क्या है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व को तय करती है। यानी कि जो प्रतिनिधि चुन कर गए हैं उनका उत्तरदायित्व है कि वह जनता के लिए काम करें। ठीक है, और यह तय करने का काम क्या है, विधायिका करती है, क्योंकि विधायिका में ही ये प्रतिनिधि आते हैं और बहस करते हैं, अपने क्षेत्र के विकास के संबंधी मुद्दों को रखते हैं। क्योंकि हर विधायक क्या किसी न किसी क्षेत्र का है, किसी किसी निर्वाचन क्षेत्र का है, तो वह उस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विकास के कार्यक्रमों को या नीतियों को क्या है, विधायिका में या संसद पर रखता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, प्रतिनिधि क्या है, जनता के प्रति उत्तरदायी बन पाते हैं। और विधायिका ही क्या है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का आधार है। यानी कि हमारे देश में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं अपनाई जा सकती क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो इसलिए क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र हमने अपनाया है। तो विधायिका ही क्या है, एक तरह से इस प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का आधार है, क्योंकि सारे प्रतिनिधि यहीं पर आकर बैठते हैं, यहीं पे अपना बहस करते हैं, यहीं पे अपने एक तरह से पूरे रूल्स रेगुलेशन नियम कानून सारे यहीं बनाए जाते हैं। और तीसरा क्या हो सकता है आवश्यकता के लिए, विधायिका क्या है, जो गवर्नमेंट है, सरकार यानी कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो है उस पर भी नियंत्रण रखती है। अर्थात मंत्रिपरिषद को बने रहने के लिए क्या है, संसद का बहुमत आवश्यक है, यानी विश्वास आवश्यक है। अगर संसद में आधे से अधिक लोग यानी 543 में से अधिक लोग अगर ये कह दें, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें मंत्रिमंडल के प्रति, या प्रधानमंत्री या जो उसकी मंत्रिपरिषद है उसको मंत्रिमंडल बोलते हैं, ठीक है, जिसको कार्यपालिका भी कहते हो, अगर इसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो क्या है, पूरी सरकार गिर जाएगी। अतः मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को क्या है, एक तरह से संसद के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। ठीक है, यानी कि संसद क्या है, विधायिका क्या है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री या पूरे सरकार पर क्या है, नियंत्रण रखती है और अपने प्रति उत्तरदायी रखती है। ठीक है, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं इधर 10-20 सालों में मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की महत्ता बढ़ती जा रही है, विधायिका की महत्ता कम होती जा रही है। हम हमेशा देखते हैं प्रधानमंत्री और उसके जितने मंत्री हैं उनका महत्व तो ज़्यादा है, विधेयक वहीं तैयार करते हैं। विधायिका तो सिर्फ उस विधेयक को स्वीकृति या पारित करने का काम करती है, लेकिन विधेयक तैयार करने का काम मंत्री करते हैं और उसकी जो नौकरशाही व्यवस्था है या ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी, वो करती है। ठीक है, और सिर्फ विधायिका एक तरह से स्वीकृति प्रदान करती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि विधायिका का महत्व तो कम हुआ है। ठीक है, विधायिका क्या है, नियंत्रण रखती है मंत्रिपरिषद के ऊपर। ठीक है, और हर मंत्री को क्या है, समय समय पर क्या है, अपने जवाबों से क्या है, संसद को संतुष्ट करना पड़ता है। यानी कोई विधेयक अगर कोई मंत्री लेके आ रहा है तो वो क्यों लाया, इसके पीछे कारण क्या है। जैसे एनआरसी आया, सीएए आया, तो किस तरह से अमित शाह को आपने देखा होगा कि पूरे संसद में किस तरह से 9 घंटे की बहस हुई थी। ठीक है, हालांकि अमित शाह तो मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, लेकिन संसद में बहस हुई थी। 370 को जब अमित शाह ने हटाया था तो भी 9 घंटा उनको सामना करना पड़ा था संसद में, सभी लोगों के सांसदों का जवाब देना पड़ा था। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि मंत्री बच सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यानी हर मंत्री को अपने विधेयकों या अपने कार्यों का जवाब लेखा जोखा क्या है, संसद में देना पड़ता है, तो इसलिए भी आवश्यकता है। चौथा क्या हो सकता है, संसद क्या है, लोकतंत्र में वाद विवाद का सबसे अच्छा और खुला मंच है। अर्थात संसद ही एक ऐसा स्थान है जहां खुलकर वाद विवाद हो सकता है। सरकार की हर नीतियों के प्रति, देश के विकास के प्रति, देश के राष्ट्रीय या राज्य या स्थानीय मुद्दों के प्रति क्या है, वाद विवाद संसद में ही खुले रूप से हो सकता है, ठीक है। और यही संसद क्या है, बाकी सभी अंगों में सबसे अधिक प्रतिनिधि मूलक है। यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी सरकार के अन्य अंगों की तुलना में करें तो विधायिका क्या है, सर्वाधिक क्या है, एक तरह से लोकतांत्रिक है और प्रतिनिधि मूलक है, ठीक है, इसलिए भी आवश्यकता है। पांचवा क्या है, पांचवा है संसद के पास ही क्या है, कार्यपालिका का चयन करने की शक्ति होती है। अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में जितने मंत्री होते हैं वो कहीं ना कहीं विधायिका के ही सदस्य होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जनता के ही द्वारा चुनकर एक सांसद के रूप में पहले जाते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव कोई प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं होता है, मोदी का चुनाव एज ए सांसद हुआ है, और जितने भी मंत्री, चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जितने भी मंत्री हैं, इनका चुनाव एज ए सांसद हुआ है। और इसी सांसद, इसी विधायिका के सदस्यों में से क्या है, कुछ सदस्य मंत्रिपरिषद में मंत्री का पद ग्रहण करते हैं, और संसद में जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री का पद मिल जाता है। तो अर्थात यह विधायिका ही तय करती है, विधायिका के सदस्य ही तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा और मंत्रिपरिषद कौन होगी। और विधायिका को मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने की भी शक्ति, जैसा मैंने बताया, अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या है, सरकार को भंग किया जा सकता है, ये विधायिका कर सकती है, ठीक है। तो हमने देखा कि इतने कामों के लिए क्या है, संसद की आवश्यकता होती है, ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। अब बात आती है संसद में दो सदनों की आवश्यकता क्या है, ठीक है, क्यों द्विसदनात्मक संसद की डिमांड हर लोकतांत्रिक देश करते हैं, यह एक जानने का विषय है ना, तो हम जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में राष्ट्रीय विधायिका को संसद बोलते हैं और राज्यों की विधायिका को क्या है, विधानमंडल बोलते हैं, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय विधायिका के दो सदन हैं, जिसमें पहला सदन जिसे उच्च सदन या राज्यसभा कहते हैं, और दूसरा सदन जिसको निम्न सदन या लोकसभा कहते हैं, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं इस समय, जिसमें 543 निर्वाचित हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। राज्यसभा में आपके 250 सदस्य हैं, जिसमें 238 सदस्य, जिसमें 238 सदस्य राज्यों की विधानसभाओं से आते हैं और 12 सदस्य क्या है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय विधायिका में तो 2 सदन हैं, और भारत के 28 राज्यों में क्या है, द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। यानी कि राज्यों की जो विधायिका है वहां जरूरी नहीं है कि द्विसदनात्मक हो। संविधान में राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो द्विसदनात्मक व्यवस्था बना सकते हैं। तो वर्तमान में 6 राज्य हैं जहां क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, बाकी राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, ठीक है। ठीक है, भारत में 6 राज्यों में
द्विसदनात्मक विधायिकाएं हैं। ठीक है, वह देश जो विविधताओं से भरे हुए हैं, जहाँ भाषा, जाति, संप्रदाय, धर्म आदि को लेकर बहुत ज़्यादा विविधताएं होती हैं, ऐसे देश क्या है, हमेशा से ही क्या है, द्विसदनात्मक विधायिका की मांग करते हैं। ठीक है, जहाँ विविधताएं अधिक होती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि सभी क्षेत्रों या भागों को क्या है, समान प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ठीक है, क्या यानी कि जो विविधताएं हैं, जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं, जाति विविधताएं हैं, धार्मिक विविधताएं हैं, भाषाई विविधताएं हैं, इससे क्या है, हर तरह की विविधताओं को क्या है, द्विसदनात्मक विधायिका में क्या है, आसानी से क्या है, प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ठीक है, और ऐसे देश जहाँ कई सारे राज्य हैं और हर राज्य की अपनी विशेषता है। आप देखोगे भारत में जो 28 राज्य हैं, ये 28 राज्य क्या अलग भाषा, अलग संस्कृति को लिए हुए हैं, चाहे केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, हैं, यहाँ की हर अपनी एक अलग भाषा है, अपनी अलग संस्कृति है। तो इसलिए भी क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व हो सके, क्योंकि राज्यसभा जो उच्च सदन है, वहाँ क्या राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। जनता द्वारा जो डायरेक्ट चुने गए लोग हैं वो लोकसभा में आते हैं, और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, यानी राज्य के जो विधानमंडल में जो सदन होता है उसको विधानसभा कहते हैं। ठीक है, और उसमें क्या है, राज्यों द्वारा राज्य की जनता वहाँ जो सदस्य चुनती है उनको विधानसभा कहते हैं। ठीक है, तो ये विधानसभा क्या है, अपने में से क्या है, राज्यसभा के लिए सदस्य चुनते हैं। जैसे दिल्ली की विधानसभा क्या है, 3 सदस्य राज्यसभा के लिए चुनती है, यानी कि आपकी विधानसभा से दिल्ली की 3 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं, यूपी से 31 हैं। ठीक है, तो पहला तो ये आवश्यकता है कि हर तरह की विविधताओं को, हर तरह की क्षेत्रीय विविधताओं को क्या है, प्रतिनिधित्व मिल जाता है, सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। और दूसरी आवश्यकता इसलिए भी मानी जाती है कि द्विसदनात्मक विधायिका का यह लाभ है कि संसद में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो हर निर्णय या फैसले या हर नीति का क्या 2 बार क्या है, पुनर्विचार हो जाता है। यानी लोकसभा में किसी विधेयक पर वाद विवाद हुआ है तो वो राज्यसभा में भी वो विधेयक जाएगा और वहाँ भी वाद विवाद होगा। तो 2 बार क्या है, वाद विवाद हर मसले पर हो जाता है। ठीक है, जिससे हर नीति या हर निर्णय या हर फैसले को 2 बार जांचने का मौका मिल जाता है, जिससे यह हो सकता है कि कोई भी ऐसा फैसला जो जल्दीबाजी में लिया गया है या अहितकारी हो सकता है लोगों के लिए, देश के लिए, उस पर क्या है, एक बार फिर मौका मिल जाता उन खामियों को जांचने और परखने का और सुधारने का। ठीक है, और पर्याप्त वाद विवाद भी संभव हो पाता है, जिससे क्या है, एक तरह से सहयोग की भावना, एक अंडरस्टैंडिंग, एक केमिस्ट्री बन पाती है। ठीक है, Next page. Double tap to add. हम देखेंगे कि भारत में द्विसदनात्मक वाले राज्य कौन कौन से हैं। थोड़ा सा ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप ध्यान रखें। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहले जम्मू एंड कश्मीर भी था, लेकिन चूंकि वो अब 370 हट जाने के बाद से क्या पिछले साल ही क्या यूएन टेरिटरी या संघ शासित क्षेत्र बन चुका है, इसलिए अब वो संख्या 6 हो गई, पहले 7 थी। ठीक है, तो याद रखेंगे 6 हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे राज्यसभा की, जो कि हमने देख लिया। ठीक है, कि द्विसदनात्मक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम अब बात करेंगे राज्यसभा। राज्यसभा में सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो राज्यों
का प्रतिनिधित्व करते हैं और हर राज्य में क्या है, हर राज्यसभा में क्या है, हर राज्यों का प्रतिनिधित्व असमान होता है। अर्थात 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों से जो लोग राज्यसभा में जाते हैं वो एक समान नहीं होते, एक समान संख्या में नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जैसे यूपी में 31, ठीक है, सिक्किम जैसे छोटे राज्यों में 1 हैं, ठीक है, यानी यूपी में सबसे अधिक 31 हैं और सिक्किम जैसे छोटे राज्य में 1 है, ठीक है। अब आप बात करोगे राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका निर्वाचन क्या अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, ठीक है। हर राज्य की जो विधानसभाएं हैं, अर्थात राज्यों की विधानसभाएं जो जनता द्वारा चुनी जाती हैं, इन विधानसभाओं के सदस्य क्या है, अपने में से क्या है, जो भी राज्यसभा के लिए निश्चित संख्या में सदस्य चुनने हैं उनको चुनती हैं। जैसे दिल्ली की विधानसभा में 70 विधायक हैं, केजरीवाल और पूरा लेकर, तो ये 70 विधायक मिलकर क्या है 3 राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे। आपका यूपी में 403 विधानसभा में 403 सदस्य हैं योगी को लेकर, तो ये 403 सदस्य क्या है मिलकर 31 सदस्य को चुनेंगे। राजस्थान में 200 हैं तो ये 200 मिलकर क्या है अपने 4 जितनी भी संख्या होगी उसको ये चुनकर भेजेंगे, ठीक। तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, यानी डायरेक्ट जनता नहीं चुनती, विधानसभाओं के सदस्य अपने में से ही क्या है चुनते हैं। हमने इसके पहले चुनने की पद्धति भी बताई थी, ठीक है। निश्चित कोटा होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला मैंने पिछले अध्याय में बताया था, आप उसको देखिएगा। अब बात आती है राज्यसभा में जो भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, असमान प्रतिनिधित्व जो दिया जाता है, चाहे उसके पीछे कौन से सिद्धांत होते हैं, क्या तर्क होते हैं। तो इसके पीछे 2 तर्क माने जाते हैं। पहला तो यह, आप देखोगे देश में जितने भी राज्य हैं उनकी जनसंख्या या आकार अलग अलग है। सिक्किम जैसा राज्य जहाँ 6 लाख के आसपास आबादी है, यूपी जैसा राज्य जहाँ 23 करोड़ के आसपास आबादी है। तो या तो ये पहला सिद्धांत हो सकता है कि आप आकार और जनसंख्या को मत देखिए और सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दीजिए, जैसा कि अमेरिका में है। अमेरिका में उच्च सदन को सीनेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ इस सीनेट में 100 सदस्य होते हैं और चूंकि अमेरिका में 50 राज्य हैं तो हर राज्य से 2 सदस्य चुनकर जाते हैं। जबकि कैलिफोर्निया सबसे बड़ा राज्य है और भी बहुत छोटे छोटे राज्य हैं अमेरिका में। राज्य दोनों बराबर, सभी बराबर नहीं है, लेकिन वहाँ यह फार्मूला अपनाया गया, यह सिद्धांत अपनाया गया है कि हम सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देंगे, ठीक है। दूसरा सिद्धांत क्या हो सकता है? दूसरा सिद्धांत यह हो सकता है कि आप जनसंख्या और आकार के हिसाब से क्या है अलग अलग संख्या में प्रतिनिधित्व प्रदान करिए राज्यों को, ठीक है। एक ये तरीका हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया अमेरिका में उच्च सदन में सीनेट कहते हैं, उसमें क्या है राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि राज्यों को समान महत्व दिया जाएगा। अगर कोई राज्य छोटा भी है तो उसे बड़े राज्य के समान ही उसे अहमियत या महत्व दिया जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन यूपी 23 करोड़ की आबादी, सिक्किम 6 लाख की आबादी, और इस आधार पर अगर समान प्रतिनिधित्व दिया जाए तो क्या ये भी उचित है? अगर एक सदस्य सिक्किम से भेजा जा रहा है तो क्या 23 करोड़ की आबादी के लिए भी क्या यूपी से एक सदस्य भेजे जाए? तो ये भी उचित नहीं है। इसलिए भारत में क्या है संख्या के आधार पर क्या है प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। जो जिस राज्य की जनसंख्या जैसी है उस हिसाब से क्या है प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। वहीं भारत में दूसरे तरीके को अपनाया गया है। भारत की संविधान जो है उसकी 4थी अनुसूची में यह निश्चित कर दिया गया है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुनकर जाएंगे। यह संविधान के 4थी अनुसूची में
उल्लेखित है। ठीक है, किसमें उल्लेखित है? संविधान की चौथी अनुसूची में। ठीक है, अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक संख्या में प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यसभा में, और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था यूपी में 31 सीटें हैं, यूपी से 31 सदस्य क्या है राज्यसभा में जाते हैं, और सिक्किम जैसे राज्य से एक सदस्य चुनकर जाते हैं। तो इसी तरह आप पता करिएगा महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में क्या है। ठीक है, आपके दिल्ली से, चूंकि दिल्ली स्टेट नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ विधानसभाएं हैं, तो इसलिए दिल्ली से क्या है 3 सदस्य चुनकर जाते हैं। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये सदस्य दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, अर्थात अपना पूरा कार्यकाल करने के बाद क्या है ये फिर से निर्वाचित हो सकते हैं। और ये ध्यान रखने वाली बात है, 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सारे सदस्य एक साथ अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते, बल्कि 1/3 सदस्य क्या है हर 2 वर्ष पर अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। अर्थात इस तरह की व्यवस्था की गई है कि 1/3 सदस्य का एक बार में 1/3 सदस्य का ही कार्यकाल पूरा हो। तो इससे क्या है, राज्यसभा का है कभी भंग नहीं होती, यह स्थायी सदन है। लोकसभा भंग हो सकती है हर 5 साल पे, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ये ध्यान में रखिएगा। 6 वर्षों का कार्यकाल होता है, प्रत्येक सदस्य दोबारा भी चुन सकते हैं, 6 वर्ष के बाद भी वो दोबारा राज्यसभा के सांसद के लिए चुना जा सकता है, लेकिन सभी सदस्य एक साथ अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते, बल्कि 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। इससे क्या है, हर 2 साल पर क्या 1/3 सदस्यों का चुनाव भी होता है, और 1/3 सदस्य क्या अपना पद त्यागते भी हैं। ठीक है, छोड़ते भी हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या एक रोटेशन बना रहता है। ठीक, इसे संसद का अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि ये भंग नहीं होती है। अब राज्यसभा का लाभ क्या हो सकता है? राज्यसभा का यह लाभ है कि जब लोकसभा भंग होती है या भंग हो जाती है, जब लोकसभा भंग हो जाती है या चुनाव हो रहे होते हैं, तो उस समय क्या है, सरकार का कामकाज क्या है, या किसी मुद्दे पर बहस करना हो, तो राज्यसभा क्या है अपनी बैठक करके क्या है एक तरह से विधायी कार्य करती है। यानी लोकसभा बंद हो जाएगी तो फिर विधायी कार्य कौन करेगा? तो उस टाइम क्या है राज्यसभा करती है। ठीक है, क्योंकि चुनाव होने में लगभग महीना 2 महीना लग जाता है, एक लोकसभा भंग होने में, और दूसरा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का पद शपथ लेने में, मंत्रिपरिषद तैयार होने में क्या है लगभग 1-2 महीने का वक्त जाता है। तो इस दौरान क्या है राज्यसभा क्या है विधायी कार्य करती है। राज्यसभा में मैंने बताया राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जो कला, साहित्य, शिक्षा इन सब क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति ऐसे सदस्यों को ही मनोनीत करता है जो किसी न किसी विधा में या किसी न किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं। जैसे कभी कभी सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं, कभी कभी तुम्हारी रेखा हीरोइन हो जाती हैं, कभी कभी। तो इस तरह के जो आप देखते होंगे राज्यसभा में कुछ प्रतिष्ठित लोग, तो वो राष्ट्रपति द्वारा ही क्या है मनोनीत होते हैं। ऐसे 12 सदस्यों को क्या है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लोकसभा की। राज्यसभा को हमने देख लिया, अब लोकसभा की हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके लिए जनसंख्या के आधार पर पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रत्याशी चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, अर्थात 543 सदस्य चुनकर आते हैं। यह निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर चला आ रहा है। अर्थात अभी क्योंकि ये तय किया गया था जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो हो सकता है लोकसभा के
या विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। लेकिन 1971 में इस जो संख्या तय की गई थी वो अभी तक चला आ रहा है, यानी 2026 तक इसको तय किया गया है। 2026 के बाद इस पर ये सोचा जाएगा कि क्या संख्या को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो हमने देखा जो लोकसभा है वो सीधे जनता द्वारा चुनकर आती है, जबकि राज्यसभा सीधे जनता द्वारा नहीं चुनी जाती थी। वह विधानसभाओं के जो सदस्य थे, निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, वो अपने में से चुनते हैं। और जबकि विधानसभा और लोकसभा के सदस्य क्या है, डायरेक्ट जनता द्वारा चुनकर आते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा जनता वोट डालती है और हर भारत में हर 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को यह अधिकार है। ठीक है, बाकी उस पर कोई क्राइम या इस तरह का कोई दिवालिया या इस तरह का वो नहीं होना चाहिए बहुत स्थिति में कि वह वोट डालने की कंडीशन में ना हो। बाकी कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, 543 सीटें हैं, 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर आता है। इसी तरह राज्यों के भी विधानसभाओं को भी क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे यूपी में 404 हैं, राजस्थान में 200 हैं और अभी बिहार में तुम्हारा 224 के आसपास हैं। ठीक है, तो इस तरह से राज्यों को भी निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और यह बांटने का काम परिसीमन आयोग करता है, जैसे हमने पिछले अध्याय में बताया था। चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन कोई दल या गठबंधन सरकार न बना सके या ऐसी स्थिति में ना हो कि कोई दल सरकार बना पाए या किसी गठबंधन से भी कोई सरकार न बन पाए, या प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करे या नया चुनाव कराने की सिफारिश करे, तो लोकसभा क्या है 5 साल से पहले भी भंग की जा सकती है। ठीक है, पहले भी क्या है, लोकसभा भंग हो सकती है। ठीक है, कब कब भंग हो सकती है, जब कोई दल को बहुमत ना हो या कोई दल सरकार बनाने की स्थिति में ना हो या गठबंधन द्वारा भी सरकार बनने की स्थिति में ना हो, या प्रधानमंत्री या सिफारिश करे कि लोकसभा को भंग किया जाए या चुनाव दोबारा कराया जाए, ऐसी सिफारिश अगर प्रधानमंत्री करे तो इस कंडीशन में लोकसभा 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है। ठीक है, तो हमने लोकसभा के बारे में देखा, ये स्ट्रक्चर हमने थोड़ा बहुत देखा। अभी कार्यों को हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करें संसद की शक्तियां क्या है, कार्य क्या है, यानी ओवरऑल दोनों सदनों को मिला के संसद बनती है। तो संसद आखिर करती क्या क्या है। ठीक है, पहला क्या करती है, संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है। ठीक है, वास्तव में देखें तो संसद क्या है, विधेयकों को मात्र स्वीकृति देती है। और विधेयक क्या है, हर मंत्री क्या है, विधेयक को तैयार करता है। यानी जो मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब क्या है, अपने अपने संबंध में विधेयकों को तैयार करते हैं अपने नौकरशाह की सहायता से। और इस विधेयकों को मंत्रियों के द्वारा क्या है, संसद में रखा जाता है और संसद में सिर्फ इस विधेयक को पास करना है या नहीं करना है, इस मुद्दे पर बहस होती है और संसद स्वीकृति देती है। ठीक है, तो कहें तो विधेयकों को स्वीकृति देना या पारित करने का काम क्या है, संसद का है। इसलिए कहा जाता है कि कानून बनाने का काम क्या है, संसद करती है। ठीक है, दूसरा देखा जाए तो कोई भी विधेयक क्या है, बिना मंत्रियों के पूर्व स्वीकृति के कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं हो सकता। अर्थात किसी भी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करना है तो उसके संबंध में, उस विधेयक पर क्या है, किसी न किसी मंत्री का, उस संबंध में जो भी मंत्री है उसका हस्ताक्षर या उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। हाँ, जो सांसद हैं यानी जो सदस्य हैं संसद के, वह निजी विधेयक भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी प्रत्येक सदस्य क्या है, अपना व्यक्तिगत विधेयक भी प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन अगर सरकार का समर्थन नहीं होगा या मंत्रिपरिषद का समर्थन नहीं होगा तो फिर वह विधेयक पारित नहीं हो सकता। इसलिए माना जाता है किसी भी विधेयक को भी अगर प्रस्तुत करना तो उसका मंत्रिपरिषद या मंत्रियों का समर्थन होना चाहिए, तभी वह विधेयक प्रस्तुत हो पाता है या पारित हो पाता है। ठीक है, निजी विधेयक सदस्य प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन समर्थन नहीं के अभाव में क्या है, फिर उस विधेयक का पारित हो पाना लगभग नामुमकिन सा रहता है। ठीक है,
तीसरा हम देखते हैं संसद क्या है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है उसको कार्यपालिका बोलते हैं। इस पर क्या है, विधायिका या संसद क्या है, नियंत्रण रखती है और कार्यपालिका को क्या, जनता के प्रति उत्तरदायी बनाती है, क्योंकि मंत्री परिषद क्या है, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सुनिश्चित करती है। जैसा कि मैंने बताया कि हर मंत्रियों को क्या है, अपने हिसाब किताब को क्या है, संसद के सामने रखना पड़ता है और संसद को संतुष्ट करना पड़ता है। संसद के सदस्य क्या है, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछ सकते हैं, तारांकिक प्रश्न पूछ सकते हैं किसी भी मंत्री से, ठीक है, किसी भी मसले पर, ठीक है। तो मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है, यानी पूरी मंत्री परिषद क्या है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। और देखें चौथा क्या है, वित्तीय कार्य, यानी संसद वित्तीय कार्य भी करती है, अर्थात यानी कि कोई भी टैक्स लगाना है या टैक्स की सीमा में बढ़ोतरी या घटोतरी करना है, यानी टैक्स की जो स्लैब है उसको बढ़ाना है या घटाना है, तो उसके लिए संसद की स्वीकृति लेनी होगी। धन को कितना खर्च करना है, धन का आवंटन जो है वो क्या है, बिना संसद की स्वीकृति से नहीं हो सकता। सरकार या मंत्रिपरिषद या विकास के लिए कितना धन खर्च हुआ है उसका भी लेखा जोखा क्या है, संसद को देना पड़ता है। कैग के माध्यम से, सीएजी के माध्यम से क्या है, वो सारा हिसाब किताब लिया जाता है, ठीक है। सरकार द्वारा खर्च किए धन का हिसाब और प्रस्तावित आय का विवरण भी संसद को देना पड़ता है, अर्थात कितना खर्च आगे करना है इसका भी हिसाब किताब देना होता है, और जितना धन खर्च कर चुकी है सरकार उसका भी हिसाब किताब संसद को देना होता है। टैक्स में अगर कोई बढ़ोतरी करना है या कोई नया प्रस्ताव पारित करना है या टैक्स को हटाना है, तो इसके संबंध में भी क्या है, संसद में क्या है, उसके संबंध में विधेयक प्रस्तुत होगा और उस पर स्वीकृति होगी, तभी क्या है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। Next page. Double tap to act. अब हम देखें पांचवा क्या है, प्रतिनिधित्व प्रदान करना, अर्थात आप देखोगे भारत में जितनी भी विविधताएं हैं, जितने भी समूह हैं, अलग अलग तबके के, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, धार्मिक समूह हो, भाषाई समूह हो, सभी का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व संसद में हो पाता है। आप देखोगे संसद में जो भी सदस्य होते हैं वो समाज के हर पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसा नहीं है कि संसद में सिर्फ राजपूत हैं या हिंदू हैं या सिर्फ ब्राह्मण हैं, आपको अनुसूचित जाति भी मिलेगी, अनुसूचित जनजाति भी मिलेंगी, महिलाएं भी मिलेंगी, पिछड़े वर्ग के लोग भी मिलेंगे। तो इस तरह से क्या है, सभी तबकों का प्रतिनिधित्व हो पाता है। और यहाँ तक कि अनुसूचित जाति और जनजातियों की नहीं तो क्या सीटें भी आरक्षण की गई हैं, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें, ठीक है। तो ऐसे तबके जो दबे कुचले हैं या जिनका आर्थिक या सामाजिक विकास नहीं हो पाया, ऐसे लोगों के प्रतिनिधित्व को क्या है, आरक्षण के माध्यम से भी सुनिश्चित किया गया है। तो हम देख रहे हैं क्या संसद क्या है, सभी तबकों का प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है। छठवां क्या है, संसद क्या है, देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। प्रत्येक प्रतिनिधि या सदस्य संसद का अपने विचारों को रख सकता है, पूरी आज़ादी है। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय हित के या क्षेत्रीय किसी भी मुद्दों का क्या है, एक तरह से विवाद विमर्श हो पाता है, विश्लेषण हो पाता है। कोई भी राष्ट्रीय हित के मुद्दे, जैसे चाइना के संबंध में मुद्दा है, 370 का मुद्दा है, या किसी राज्य में कोई घटना घटी उससे संबंधित मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, या किसी पर्टिकुलर किसी राज्य के संबंधित का कोई मुद्दा है, तो उन सब मुद्दों पर क्या है, बहस आसानी से हो पाती है, क्योंकि हर सदस्य क्या है, किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वह अपने क्षेत्र की समस्याओं को क्या है, संसद में स्वतंत्र रूप से रख सकता है। तो हर क्षेत्र के क्या है, मुद्दों का क्या है,
बहस हो पाती है संसद में, ठीक है, क्योंकि 543 सदस्य पूरे देश में होते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरे चुने जाते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार, इसका मतलब है कि हर क्षेत्रीय मुद्दे, हर क्षेत्रीय समस्याओं को क्या है संसद में रखा जा सकता है, उस पर बहस हो सकती है, उस पर विश्लेषण हो सकता है, ठीक है। 7वां क्या है, संवैधानिक कार्य, यानी कि संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना है तो वह शक्ति क्या है संसद को ही प्राप्त है, ठीक है। एक विशेष बहुमत द्वारा दोनों सदनों द्वारा संशोधन का जो प्रस्ताव है उसको पारित किया जाता है, तभी संविधान में क्या है किसी प्रकार का संशोधन हो सकता है, ठीक है। तो संविधान में संशोधन करने का काम भी क्या है संसद करती है, ठीक है। दोनों सदनों द्वारा एक विशेष बहुमत द्वारा उस संशोधन संबंधी प्रस्ताव को पारित होना जरूरी है, यानी कि राज्य क्या है संशोधन नहीं कर सकते संविधान में। संविधान में संशोधन का एकमात्र अधिकार संसद को है। हाँ, राज्य की विधानसभाएं क्या है किसी किसी संशोधन पर या ऐसे विषय पर संशोधन जो पूरे देश के मुद्दे का है, यानी ऐसा कोई अनुच्छेद जो पूरे देश से संबंधित है, तो ऐसे मुद्दे पर संशोधन अगर करना है तो आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति चाहिए, लेकिन प्रस्ताव संसद में ही रखे जा सकते हैं। संसद ही पहले उस प्रस्ताव को पारित करेगी, फिर राज्य उस पर स्वीकृति या अपनी सहमति मात्र देते हैं, ठीक है। 8वां क्या है, निर्वाचन संबंधी कार्य, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या है संसद द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो क्या है संसद द्वारा ही किया जाता है। संसद के दोनों सदन क्या है राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार होते हैं, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी संसद का ही महत्व होता है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट जनता नहीं चुनती बल्कि संसद के सदन के जो सदस्य हैं वो चुनते हैं, ठीक है। 9वां क्या है, न्यायिक कार्य, यानी कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो संसद में ही संपन्न हो पाती है, यानी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश इनको महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। इनको हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। तो ये महाभियोग का प्रस्ताव क्या है संसद में ही आता है, ठीक है। संसद के दोनों सदन क्या है इन महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करेंगे, तभी क्या है इन पदाधिकारियों को हटाया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार क्या है राज्यसभा को होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दोनों सदन मिलकर क्या है हटाते हैं अपने विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से आज का यह वीडियो समाप्त होता है। हमने संसद के लगभग 9 कार्यों को देखा, संसद की आवश्यकता को देखा कि क्या आवश्यकता है, संसद के दोनों सदनों के स्ट्रक्चर को देखा, कितने सदस्य होते हैं, क्या कार्यकाल है, ठीक है, कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, इन सभी को देखा। और आगे हम क्या है अगले वीडियो में जब आएंगे तो हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना करेंगे, कौन सा सदन क्या है ज़्यादा पावरफुल है, इन सब विषयों पर क्या है हम गहराई से चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन लिखिए, संसद के कार्यों को लिखिए, ठीक है। संसद की आवश्यकता क्यों होती है, इस तरह के प्रश्नों को लिख सकते हैं। राज्यसभा के गठन और संरचना पर प्रकाश डालिए, लोकसभा की संरचना एवं गठन पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करेंगे, और जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया है या जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको नोट डाउन करते रहें। Next page. Double tap to act. Double tap to act.